बीजेपी का बढ़ चढ़कर यही कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी यानी कि डबल इंजन की सरकार में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, क्योंकि पूर्ववर्ती तमाम सरकारों ने पूर्वांचल की उपेक्षा करके रखी थी। क्या है इस पर जवाब आपका? सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस एक्सप्रेस का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री जी गुणवत्ता की बात करते हैं। गुणवत्ता के साथ खाली जल्दी में जाने या लूट के चक्कर में इतना कम्प्रोमाइज किया गया। रोड कांग्रेस का एक सिंपल सा पैरामीटर है कि 12 मीटर का मेगा होना चाहिए। चित्रा जी जब आप लखनऊ से निकलेंगे और गाजीपुर तक उतरेंगी, अगर जैसी मेरी माँ बहन और बेटी को अगर शौचालय जाना पड़ा तो क्या उसकी इज्जत नहीं है? कहाँ है वो? अगर गाड़ी खराब हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं पेट्रोल पंप नहीं। हाँ। चुनाव से पहले हमारे बनाए हुए काम को एक भी काम ऐसा नहीं जिसे उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने उद्घाटन किया। नाम बदलने के अलावा कोई काम किया हो तो बताइए। मैं कहना चाहूंगा चित्रा जी, आप अपनी टीम से कहिए जरा, उन्होंने जो पुरानी वाली अपनी वो फोटो ट्वीट की उसकी डेट तो दिखाएं। 2016 तो अलग है। 2016 में डेट कौन सी है? 22 दिसंबर 2016। और उत्तर प्रदेश चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुई है? 2017 के चुनाव की 1 या 2 जनवरी, जहां तक मुझे ध्यान है। 22 दिसंबर वो समय था जब कभी भी चुनाव की आचार संहिता जारी हो सकती थी। यानी आज भी बता रहा हूं, 1 महीने के बाद चुनाव आयोग कभी भी जारी कर सकता है। तो जनाब, ये कौन सा एक्सप्रेस हाईवे आपने शिलान्यास किया था जो 2-4 दिन में तैयार हो जाने वाला था? इसका मतलब जो भी एजेंडा था समाजवादी पार्टी की सरकार का, हमने आगरा वाले एक्सप्रेस के लिए तो कभी नहीं कहा। इटावा आगरा का आपने बनाया, बिल्कुल ईमानदारी की बात, पर उसमें पूर्वांचल इतना पिछड़ गया कि सबसे अंत में ध्यान आया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। तो ये समझ में आता है कि किसने दिखाने के लिए किया, और हमने चुनाव से मतलब नहीं, हमने तो करके दिखाया है। देखिए चित्रा जी, चुनाव का समय आ गया है, 3 महीने बाकी है, इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है। 4.5 साल योगी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये 2 ही काम किए। एक तो नामकरण किया उन्होंने जगहों का, यूनिवर्सिटियों का, और दूसरा उन्होंने अपनी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का इस्तेमाल करके काफी मुसलमान बच्चों को मार दिया गया, काफी लोगों को जेल में डाल दिया गया। पुलिस प्रशासन का ये हाल कर दिया है कि आज वो लोग ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी को लेके आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानता कर दी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं लगाए ताकि उनके जो काले कारनामे हैं पब्लिक के सामने नहीं आए। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ और आगजनी, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के अनुयायी तो कतई नहीं हो सकते। सबसे पहले तो किसी भी हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, और जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो गलत था। उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, सबको चोट लगी, लेकिन फिर भी कानून तोड़ने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। पहली बात, जांच होनी चाहिए, और जो भी अभियुक्त हों, आरोपी हों, क्या उनका धर्म देखा जाएगा, कोई भी धर्म के हों, या ये देखा जाएगा कि ये गुनहगार हैं, इनको सजा हो कानून के तहत? कैसे उन्होंने कह दिया कि हिंदुत्व है, ये हिंदू धर्म नहीं है। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, एक भी भाजपाई प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई, मुंह में दही जम गया। क्यों? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हत्या होती है, महिला की होती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जो 600 से ज्यादा किसान की यहाँ पे मृत्यु हुई, क्या उसमें कोई हिंदू नहीं थे क्या? इनकी हिंदुत्व की दुकान सिर्फ अपनी सत्ता तक सीमित है। ये लोग बाहर क्यों आ गए? जैसे बारिश गिरती है, मेंढक बाहर आ जाते हैं, सारे बाहर क्यों आ गए? क्योंकि उनको मालूम है कि इस मुद्दे पे उनकी सत्ता की रोटियां सेकेगी। पर मैं बता दूं, देश की जनता समझ चुकी है इनकी जो नफरत की राजनीति है। 7 साल के जो सवाल है देश ने जो खड़े किए हैं, एक का भी जवाब नहीं है। कि 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, चीन से सुरक्षा की बात हो, हमारे वहां बेरोजगारी की बात हो, जिस प्रकार से उत्पीड़न के मामले, उसकी बात, एक का भी जवाब नहीं है इनके पास। गौरव जी, ये अमरावती में जो यहाँ के माजी मंत्री है अनिल बोंडे, इन्होंने अपने साथियों के साथ दंगा करवाया, वहां पर पत्थरबाजी करवाई, दुकानें जलाने का काम किया, और इसके सब सबूत पुलिस के पास इकट्ठा हुए हैं। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुंबई से वहां पर पैसे का बंदोबस्त किया गया, दंगाइयों के लिए पैसा भेजने का काम यहाँ से हुआ है। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये सब जो हमारे पास जो सबूत थे वो यहाँ पर पेश किए गए। और मुझे ये बताना है कि जो मुंबई के अध्यक्ष है आशीष शेलार भाजपा के, इनके यहाँ रजाक एकेडमी के ऑफिस में इनका मीटिंग हुई।
मुझे आपको ये कहना है कि ये दंगे जानबूझ के फैलाने का काम भाजपा के लोगों ने किया है। जिस तरह यात्रा से पहले आपको ट्रेन का नाम और प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी होती है, उसी तरह आपको स्टेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भोपाल के जिस हबीबगंज स्टेशन को रानी कमलापति के नाम से बदला गया है, वो असल में भोपाल की आखिरी हिंदू महारानी थी, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा में जल समाधि ले ली थी। 16वीं सदी में सीहोर जिले की सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया के घर राजकुमारी कमलापति का जन्म हुआ था। रानी कमलापति बहुत सुंदर थी, इसीलिए उनका नाम कमलापति रखा गया। राजकुमारी कमलापति को घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी। इसके बाद गिन्नौरगढ़ के राजा सूरज सिंह शाह के बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह कर दिया गया। ये बात सलकनपुर के एक जमींदार के बेटे चैन सिंह को बहुत चुभ गई, क्योंकि वो रानी कमलापति से विवाह करना चाहता था। इस शादी के बाद चैन सिंह ने एक षड्यंत्र के तहत रानी कमलापति के पति की जहर देकर हत्या कर दी और गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लिया। अपने राज्य को वापस लेने के लिए रानी कमलापति ने अफगान के सरदार दोस्त मोहम्मद खान से संपर्क किया, जो पैसे लेकर युद्ध करता था। इस युद्ध में चैन सिंह मारा गया, लेकिन दोस्त खान की नीयत बदल गई। उसने रानी कमलापति को धोखा दिया और गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लिया। यानी ये सिर्फ नाम का दोस्त था, जिसका मकसद धोखा देना था। इसके बाद गिन्नौरगढ़ को वापस लेने के लिए रानी कमलापति के 14 साल के बेटे नवल शाह ने दोस्त खान से युद्ध किया। इस हमले में नवल शाह की मौत हो गई। इतिहासकारों के अनुसार 1723 में रानी कमलापति ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली। उसी तालाब को भोपाल का छोटा तालाब कहा जाता है। रानी कमलापति की मृत्यु के बाद ही भोपाल और उसके आसपास नवाबों का दौर शुरू हुआ। आज हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सरकार ने रानी कमलापति को सम्मान देने की एक छोटी सी कोशिश की है। अब जब भी आप इस स्टेशन से गुजरेंगे, तब आपको रानी कमलापति के बलिदान की कहानी जरूर याद आएगी।